में तो वो बिल्कुल उसका दिवालिया निकल जाएगा। 3 महीने में उसका पूरा दिवालिया निकल जाएगा। तो इसका यही है कि थोड़ा सा प्रॉपर बजट के साथ जाएं। जो भी कुलीग्स हमारे, जो भी जानने वाले वीएस वगैरह काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको प्रॉपर लेके चलते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोग भी काम करते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हैं। फिर अगर ट्रेडमार्क वगैरह हम अप्लाई करते हैं तो 40 टू 50 के हमारे वहीं पे इन्वेस्ट हो जाते हैं, एट द वेरी फर्स्ट इन्वेस्ट हो जाते हैं वो। तो यही है कि इसको प्रॉपर अगर हम लेके चलें तो तकरीबन ये 300 टू 400 के का बजट है। फिर वो वीए की चॉइस है कि आप वो पार्टनरशिप करता है या क्या कहते हैं सैलरी बेस काम करता है। तब भी जाके एक हद तक वो नॉर्मल सी बात हो जाती है कि हाँ भाई अब काम कर सकते हैं, कि एक प्रॉफिट अगर निकलेगा तो वो अपना 30-70 भी कर सकता है, 80-20 जो भी उसकी है इक्विटी उस पर काम कर सकता है वो। तो थोड़ा सा यही है कि बजट के मामले में थोड़ा सा अपग्रेड करें इसको, क्योंकि जो रेवेन्यूज है दराज के रिसेंट अभी जो हमारी 11/11 गुजरी है उसका जो 1 घंटे का स्टैट्स है वो 16 लाख ऑर्डर थे। ठीक है, तो सबके पास बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑर्डर थे। जो इस दफा की स्पाइक्स हैं इसके ग्राफ में जो लाइंस हैं वो बहुत हाई गई हैं, तो लोगों ने बहुत हाईएस्ट रेवेन्यू मारे हैं। तो यही है कि मार्केट है, प्रॉपर है, स्कोप आ रहा है पाकिस्तान में, इसका एक बूम है दराज के लिए। तो इसको तरीके से किया जाए तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ग्रेट। हारिस भाई, अब जो है हम बाकी काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच कि आप सब आए हमें सुनने के लिए, हम पे हमारे पास क्वेश्चंस लेकर आए अपने। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को भी हम लेंगे। हम अभी स्टार्ट करते हैं कि अपना दराज मॉल की जो काफी लोगों की क्यूरीज होती हैं कि दराज मॉल पे किस तरह जाया जाए, आसानी से किस तरह जाया जाए, दराज की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपनी, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर और कौन से तरीके हैं कि ट्रेडमार्क को अगर हम स्किप करते हैं या फिर अगर हम दूसरे तरीके अपनाते हैं तो हम दराज मॉल पे आसानी के साथ किस तरह पहुंच सकते हैं। क्योंकि सबको पता है दराज मॉल जो है उसके ऊपर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और क्या कहते हैं आप आसानी के साथ जो है अच्छी सेल्स और अच्छे रैंक पे जा सकते हैं। तो मैं इस सवाल से स्टार्ट करूंगा, हारिस इसके जवाब देते रहेंगे इंशाल्लाह, कि दराज मॉल पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं दराज की तरफ से, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हर सेलर के लिए। काइंडली उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, फिर उसके बाद हम जो है दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसका छोटा सा है, देखें डी मॉल एक टैग है बेसिक सा। ठीक है, दराज में थोड़ी सी उसको अहमियत दी है, आपका विजिबिलिटी है, रैंकिंग है, सब चीजें इंप्रूव होती हैं। एक कस्टमर का ट्रस्ट होता है आपके ऊपर, क्योंकि जो कि पास्ट हम दराज की बात करें जिसमें ये होता है कि 14 डेज की जिम्मेदारी वो ले रहा होता है कि भाई हाँ ऑथेंटिक ब्रांड है दराज, सारी चीजों को बैक एंड पे चेक कर रहा होता है। अब इस पे बात करते हैं कि इस पे हमारे लिए क्या पॉसिबल है एज अ सेलर, हम डी मॉल कैसे लें। तो इसके लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो या तो आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, ट्रेडमार्क, आपकी ब्रांडेड पैकेजिंग, आपकी अच्छी सी फोटोग्राफी हो, आपकी लुक एंड फील हो स्टोर की, ये सारी करना शुरू कर दो उसके अथॉरिटी लेटर पे, जो कि बिल्कुल इजीएस्ट है अभी तक। क्योंकि अब उसमें एक शर्त आती है कि आपको फिर ब्रांड की ही चीजें बेचनी पड़ती हैं। लास्ट मेरी वाजिद से बात हो रही थी काफी डिटेल में इस पे, तो यही था उसका एक कॉन्फ्लिक्ट था छोटा सा कि लाइक अगर एक ब्रांड ने मुझे अथॉरिटी लेटर दे दिया, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल एसेसरीज है, तो अब मैं उसमें अपना भी सामान बेचूं तो आप इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो हो वो ब्रांड से अथॉरिटी लेटर लेकर आए, उसका ट्रेडमार्क नंबर, उसका एनटीएन, सारी चीजें वो रिप्रेजेंट हुई हैं। तो आप एज अ एक जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सैमसंग, आप एज अ सैमसंग को आपने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, दराज पे वो नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपको सैमसंग की ही सारी चीजें ब्रांडिंग से लेके आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। अब लेट सपोज कि सैमसंग का आपने स्टोर वगैरह बनाया, बेचना शुरू किया, आपने जब देखा कि डी मॉल का टैग मिला हुआ है, मजे मिले हुए, और आप फिर किसी एक्सवाईजी ब्रांड को और उसमें डाल देते हैं, तो दराज ऐसा लगता है कि वर्किंग नहीं कर रहा, तो वो सारी चीजें बैकएंड पे उनके पास होती हैं, तो वो फौरन फिर आप पे प्लेंटी वगैरह पड़ती है और वो आपका ट्रेडमार्क और डी मॉल का टैग रिमूव कर दिया जाता है। अब अगर इस सूरत में ये होता है कि कुछ आपने अकाउंट जैसे देखे होंगे, फॉर एग्जांपल एक डी मॉल का स्टोर है और मल्टीपल ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो उस सूरत में ये होता है कि आप मल्टीपल ब्रांड्स के अथॉरिटी लेटर देते जाएं और आपका एक अच्छा सा स्टोर होलसेल का ग्रो हो जाए। ठीक हो गया। और अब चलते हैं कि हम लोग अगर एक अपना नॉर्मल से स्टोर चला रहे हैं और हम लोगों को डी मॉल करना है, उसको आगे अपग्रेड करना है, तो बेसिक सा मकसद ये है कि बच्चे अब ग्रुप पे भी बहुत क्यूरीज आती हैं कि इंडिविजुअल स्टोर है अब उसको डी मॉल करना है। बिल्कुल सादी सादी सी बात है कि इंडिविजुअल स्टोर जो है वो अपग्रेड किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। फ्लिप होना ना होना वो अलग बात करेंगे कभी,
क्योंकि वो जिसके ताल्लुकात होते हैं वो करवा लेता है। अब हर किसी के यहाँ पे नॉर्मल लोग हैं, मैं और अशरफ भाई भी नॉर्मल लोग हैं, हमारे भी कोई ऐसे खास ताल्लुकात नहीं है दराज से। तो अब एज अ नॉर्मल बंदा वो क्या करे, नॉर्मल बंदा एक कंपनी रजिस्टर्ड करे पाकिस्तान में। अब वो फिर चॉइस आती है, सोल प्रोप्राइटर है, एसएमसी है या प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। आप ये नॉर्मल कंपनीज खुलवा लें, अगर खुद भी खोल सकते हैं, लॉयर भी खोल सकता है, कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है। बस ये है कि बंदा फिर एक तरीके से होशियार हो जाए, लोग इसको सीरियस नहीं लेते, आप फाइलर हो जाते हो। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि उनका नॉर्मल एनटीएन वगैरह भी नहीं बना हुआ था, वो सारी सर्विसेज भी हम लोग दे रहे होते हैं। तो उसका बस ये है कि एक एज ये है कि आप टैक्स फाइलर हो जाते हो, एक तरीके से बेहतरी है मुल्क कौम के लिए, आप टैक्स के उसमें आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता, हल्का ले रहे होते हैं, फिर बाद में जब रेवेन्यूज हिट करते हैं बड़े बड़े, तो फिर मुश्किलात आ जाती हैं। खैर, आपकी कंपनी हो गई, और कंपनी के बाद आप एक कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, और एक कंपनी का फोन नंबर निकलवाते हैं, और एक कंपनी की ईमेल खुलवाते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बाद में जब भी आपको ग्रो करें, आप फ्लिप करें उसको आगे किसी भी बेहतरी की तरफ, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि यार कोई भी चीज मेरी जिंदगी से पर्सनल नहीं है, मैं अगर बेचना चाहूँ तो XYZ कंपनी को मैं बेचूंगा, तो पूरा पूरा द्रास का अकाउंट साइड पे हो जाएगा मेरे पास से। क्योंकि वही चार चीजें लगती हैं, एक बैंक अकाउंट लगता है, एक मोबाइल नंबर लगता है, एक आपकी ईमेल हो गई, जो ये मेन चीजें आपकी कंपनी की होंगी। तो कंपनी का अगर किसी से फॉर एग्जाम्पल सौदा होता है, तो वो सारी चीजें आप एंटिटी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक हो गया, आपने कंपनी खुलवा ली, और बैंक अकाउंट में थोड़ा सा इशू आता है, लोगों की जो क्वेरीज होती हैं बेसिक सी, कि बैंक वाले जगह मांगते हैं कि साइट विजिट करवाएं, क्या बिजनेस है, सारी चीजें करते हैं। तो हम उनको ये कह सकते हैं कि आईटी का बिजनेस है, जो कि अब तक के जो क्लाइंट्स के हमारे पास फीडबैक आते हैं कि जहां जहां मुश्किलात नहीं पेश आई, वो ये है कि आपका आईटी का बिजनेस है और आप घर से उसको ऑपरेट करते हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि भाई घर की कोई वीडियो वगैरह दे दें, या बाहर से आके विजिट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली मिजान बैंक और हमारा बैंक इस्लामिया इतनी ऐसी होती हैं कि आप डे वन से उसको स्टार्ट लें, ठीक है। आपका डी मॉल का जो अकाउंट, अगर स्टार्ट से आपने सारी चीजें उसमें प्रॉपर रखी हैं, और आपको लेटर मिल जाता है 4 हफ्ते बाद, आपने सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मली स्मूथ लेके चलनी है, और बैक एंड पे आप दराज पे उसको अप्लाई करते रहें। जो आपका वो है, आपका ट्रेडमार्क का लेटर है, उसको मुसलसल अप्लाई करते रहें। और आपकी जो पैकेजिंग है, आपकी जो पिक्चर्स हैं, एसक्यू के जो पिक्चर्स हैं, वो सारी मेंशन होनी चाहिए, उस पे लोगो, आपकी ब्रांडिंग, A to Z चीजें होनी चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं कि लाइक कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि भाई सारी चीजें तैयार हैं, डी मॉल का टैग अप्रूव नहीं हो रहा। तो वो इसलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि अब मैंने जो तस्वीर लगाई हुई अपने एसक्यू में, वो एक ब्रांडेड उसमें लोगो है, उसमें पैकेजिंग दिखा रहा हूँ कि हाँ मैं ये देता हूँ, लेकिन मुझे भाई पता है कि मैं वो पैकेजिंग पे खर्चा नहीं कर रहा हूँ, और मैं नहीं दे रहा हूँ। तो दराज आपके रिव्यूज वगैरह भी चेक कर रहा होता है, उसमें अगर वो पैकेजिंग मेंशन नहीं है ना, तो वो आपको टैग आपके लिए अप्रूव नहीं हो रहा होता। तो आपके पास सीधा सीधा आ गया, लेट सपोज आपने सारी चीजें कंपनी वगैरह क्रिएट किया, आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, आपका भी दूसरा महीना चल रहा है, और आपको लेटर रिसीव हो जाएगा। वो लेटर आपने अप्लाई करना है, और आपने बाकी सारी चीजें प्रॉपर रखनी है कि आपके पास ब्रांडेड पैकेजिंग हो, आपकी फोटोग्राफी अच्छी हुई भी हो, आपकी बाकी सारी चीजें जो हैं, अगर आप वीवीआरओ वगैरह भी करते हो, तो उस पैकेजिंग को वहां पे मेंशन करना जरूरी है। तो कुछ केसेस में ये भी होता है कि 20-25 दिन में हमारे पास डी मॉल का टैग अप्रूव हो जाता है। अच्छा, अब जो नहीं होता, कुछ लोगों की क्यूरीज ऐसी होती हैं जो हमसे भी मशवरा करके या मार्केट से पूछ के दराज की गाइडलाइंस फॉलो करके जाते हैं, लेकिन वो कुछ केसेस में नहीं होता। तो वो इसलिए नहीं होता, अब वो ये है कि जो बिल्कुल मार्केट में घिसी पीटी जैसे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक चारकोल बैग हो गया, या 2-3 ऐसी बिल्कुल डोर क्राफ्ट हो गया आपका, ठीक है। अब उसी पे वो बस जिद किए हुए हैं कि भाई मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, मुझे इस पे डीमॉल का टैग चाहिए। उस पे आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी अगर होंगे, आप ट्रेडमार्क भी दिखा दोगे, तब भी वो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने अवामी प्रोडक्ट्स कुछ हैं जो कि कर दिए। वो वीबीसी में भी अनस भाई ने उसको हाईलाइट किया था, जो कि सबने पीट दिए वो प्रोडक्ट्स। तो ऐसी प्रोडक्ट्स ना हो। आपको अगर एक शुरू करना है प्रॉपर बिजनेस अपना, तो एक नीच बेस में करें कि अगर मैं होम एंड किचन में काम कर रहा हूँ, तो मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूँ।
आपने प्रोडक्ट का गेम नहीं करना, आपने कैटेगरी का गेम करना है, ठीक है? अगर आप गारमेंट्स में जाना चाहते हैं, गारमेंट्स एक पूरी नीच है, आप उसमें टी-शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। आप लेट्स सपोज़, ठीक है, ये नीच का फ़र्क हो गया। आप अगर एक प्रॉपर नीच में होंगे, आपका ट्रेडमार्क होगा, आपको वो फ़ौरन 1 महीना मैक्स बता रहा हूँ, और इससे पहले-पहले ही मिल जाता है। बस ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। जो एरर आता है वो ये आता है कि लोग शो तो कराते हैं तस्वीरों में अपना ट्रेडमार्क, अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग वगैरह, लेकिन उसको रिव्यूज़ में वो पकड़े जाते हैं, वहाँ से ये चेक हो रहा होता है, दराज़ सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस करके चल रहा होता है। अमेजिंग हारिस भाई, मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के, हमें भी ये बातें नहीं पता, थैंक यू आप हमसे ये शेयर कर रहे हैं। अच्छा हारिस भाई, अब ये बताएं जरा कि लेटर, डीलरशिप लेटर के थ्रू या फिर अथॉरिटी लेटर के थ्रू हम लोग किस तरह आसानी के साथ डीमॉल का टैग ले सकते हैं? मतलब ये जो इनसाइट्स हैं, एक जो काफी लोगों को नहीं पता, आपने अभी बताया कि डीमॉल का टैग लेने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ कैसे पूरी करेंगे? इसके सिवा एक, अब आमिर जैब भाई पूछ रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि सिवा कैसे कर सकते हैं। आमिर जैब भाई क्वेश्चन अपना पूरा क्लियर करें काइंडली चैट के ऊपर, जब तक हम इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं हारिस भाई से कि अथॉरिटी लेटर और डीलरशिप लेटर, और इसके इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा आप कि इसके अंदर जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने अभी अवामी प्रोडक्ट्स की मिसाल दी, तो अगर कोई ऐसी अवामी प्रोडक्ट किसी ने लॉन्च की हुई है, मतलब ऐसी नहीं, मतलब कि आप अगर समझ लें कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं है, या क्या कहते हैं वो पैकेजिंग नहीं शो करवा सकता, तो फिर उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, या फिर वो कितनी आसानी से ये काम कर सकता है? देखिए, इसमें एक आपका पहले आखिरी क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि अगर एक नॉर्मल, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आम है मार्केट में, अब वो बंदा अगर मैन्युफैक्चरर होना ज़रूरी नहीं है आपका, आप किसी आपका सप्लायर है, जो भी है, वो मैन्युफैक्चरिंग का कोई इसमें पंगा नहीं है कि आपको होना ही होना है उसमें। अब आपकी नॉर्मल सी प्रोडक्ट्स हैं, आप उसकी पैकेजिंग भी अरेंज नहीं कर सकते हो अगर, तो बिल्कुल जो लोएस्ट इसका एक केस था, वो ये था कि आप एक नॉर्मल जैसे प्लास्टिक की शॉपर होती है, उसमें आप अपने स्टिकर्स बनवा लें। लाइक आपका सेल नाउ का एक नाम है, तो आप जब आपकी फाइनल पैकेजिंग फ्लायर से पहले आपकी प्रोडक्ट के ऊपर है जो, वो उस पे आपका एक स्टिकर है, प्रॉपर ब्रांडिंग, मतलब आप एक ब्रांड के लिए ब्रांड की तरह काम कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर आप उसका लुक एंड फील देंगे, तो इस केस में भी है कि आपको अलॉट हो जाता है वो। तो इतना कोई एज़ सच मसला नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स, अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर अशरफ भाई मैं आपको मुसलसल दराज़ से अप्लाई किए जा रहे हैं, आपको एक चीज़ की रिजेक्शन मिल रही है कि भई आपकी प्रोडक्ट्स ये नहीं जा सकती, तो आप चेंज कर लोगे 2-4 प्रोडक्ट, या 2-3 प्रोडक्ट्स आप कुछ और नहीं ऐड कर लोगे, ठीक है? क्योंकि मैं आप जैसे बात की ना, डी मॉल एक ब्रांड है, तो ब्रांड के पास एक प्रोडक्ट वाला गेम नहीं है इसमें, कि आप वन प्रोडक्ट डी मॉल हो, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है? मिल जाता है कुछ केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में नहीं मिलता, केस टू केस वेरी करता है। तो आपके पास अगर एक नीच है, तो आप मल्टीपल, आपके पास चॉइसेस हैं कि अगर लेट्स सपोज़ कि एक प्रोडक्ट में कोई इश्यू है, तो आप उसका फिलहाल के लिए बंद करके, आप बाकी को कंसिडर करके आप उस पे काम कर सकते हैं। बाकी आपका पहला क्वेश्चन ये था कि अथॉरिटी लेटर। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में फिलहाल तो जो कमी है वो ये है कि ब्रांड्स नहीं है। बहुत कम ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान ओन करता है, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। अब ये सबसे मुश्किल काम है, ब्रांड हंटिंग। अब लेट्स सपोज़ आपको एक अच्छा ब्रांड मिल जाता है, आप उसको अप्रोच करते हो, तो फिर ब्रांड को भी नहीं पता कि दराज़ क्या है, ऑनलाइन सेल्स क्या है। कुछ बहुत सारे हमारे पास केस स्टडी ऐसी होती हैं कि नहीं पता, नॉर्मल सा एक ब्रांड है, अगर वो एक्सेसरीज़ बेच रहा है, वो कॉस्मेटिक बेच रहा है, चलो आपने उसको मना भी लिया कि आप अथॉरिटी लेटर दें, तो उसपे फिर वो एक और शक की नज़र से देखता है कि यार आप मेरा इसमें ट्रेडमार्क नंबर भी मेंशन करवा रहे हो, एनटीएन भी मेंशन करवा रहे हो। अथॉरिटी लेटर में ये दोनों चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है? और एक और बात करते हैं कि आप मेरे पास आते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक ब्रांड हूँ और एक आप नॉर्मल पर्सन हैं। आप मुझे बोलते हैं कि आप मुझे अथॉरिटी लेटर दें, तो मैं आपको नॉर्मल बंदे पे नहीं दे सकता, ठीक है? आपकी कंपनी होनी ज़रूरी है। ट्रेडमार्क कंपनी को दिया जाता है, पर्सनल बंदे को नहीं दिया जाता। कुछ केसेस में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि मैं ट्रेडमार्क ले आया, मेरे नाम पे उसने ट्रेडमार्क दे दिया। नहीं, दोनों सूरतों में आपको कंपनी खुलवानी है, ठीक है? कंपनी आपकी रेडी है, आपके पास बैक एंड पे आपकी डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन ट्रेडमार्क नहीं है आपकी, लेकिन कंपनी है। आप ब्रांड को अप्रोच करोगे, ब्रांड जो भी है, फॉर एग्जांपल सैमसंग है, तो सैमसंग अपसेल नाउ को करेगा, अशरफ को नहीं कर सकता वो ऑथराइज़, ठीक है? अपसेल नाउ को जब उसने ऑथराइज़ कर दिया, और ये मेरा ट्रेडमार्क नंबर है, वो सैंपल हम शेयर कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है पेज वगैरह पे। कुछ कमेंट्स वगैरह भी मैं मेंशन करता रहता हूँ वो। तो आपके एनटीएन, आपकी कंपनी के एनटीएन पे और सैमसंग की कंपनी के एनटीएन टू एनटीएन आपको ऑथराइज़ कर दिया जाएगा, तो आप सेल कर सकते हो उसको।
फिर उसमें यही बैरियर है कि आप सैमसंग को रिप्रेजेंट करोगे, या तो फिर दो केसेस हैं, या तो आप सैमसंग का फ्लैगशिप स्टोर बना लो अगर मार्केट में गैप है और सैमसंग वाले आपको इजाजत देते हैं कि एज अ ऑफिशियल स्टोर आप लेके उनको रिप्रेजेंट करो, जिसके बहुत सारे फवायद हैं, क्योंकि सैमसंग अगर एक ब्रांड है तो फिर उसकी सेल भी वैसी है, उसका कस्टमर बिहेवियर ऐसा है, आपने स्टोर खोलना है और आपके पास बारिश हो जानी है। और दूसरे केस में ये है कि अपसेल वाले अगर एक अकाउंट बनाते हैं और एक सैमसंग उनको ऑथोराइज करता है, तो उनके पास दो चांसेस हैं उस वक्त कि वो सैमसंग का फ्लैगशिप स्टोर बनाए या अपसेल का स्टोर बनाए। दो केसेस हैं। तो अपसेल का अगर स्टोर होगा तो फिर वहां पे चॉइसेस आ सकती हैं कि आप सैमसंग जैसे और ब्रांड्स को ऐड करके स्टोर को वसी कर सकते हैं। लेकिन जहां आपने अगर एक फ्लैगशिप चूज कर लिया कि हाँ भाई सैमसंग बहुत एक वाइड ब्रांड है और मैं इसको एंजॉय कर सकता हूँ, थोड़ी सेल्स ले लूंगा इससे, तो फिर अगर आपने फ्लैगशिप स्टोर उसका ले लिया तो फिर ये है कि वहां पे फिर स्टॉप हो जाएगा, आप इसमें मजीद ब्रांड नहीं लेकर आ सकते, वो स्टोर एज एन सैमसंग हो जाएगा। फिर इसमें एक और एक केस इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि एक ब्रांड था, उसको हमने सेल करना शुरू किया, उसका फ्लैगशिप स्टोर था, 6 महीने गुजरे, ब्रांड ने बोला कि यार बहुत जबरदस्त सेल है, जाहिर सी बात है इनवॉइसेस जा रही थी, उसके पास से इन्वेंट्री जा रही थी, इनवॉइसेस थी। उसने बोला पता नहीं क्या कर रहे हैं लड़के, मतलब एकदम से कराची की जो उसकी वो थी होलसेल का जो माल कटता था वो एकदम से बहुत ज्यादा एक लेवल हो गया। हमारे पास दराज में उसके तकरीबन मिलियन हमने सेल की 1 महीने के हिसाब से। तो अब वो जो डीलर था उस कराची का वो आके खड़ा हो गया कि यार अब हम मेरा भांजा बेचेगा, हम लोग दराज पे अब खुद चलाएंगे इसको। तो इस केसेस में अब ये था कि मेरे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एज सच शुरू में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हमारे पास ब्रांड के लिए नहीं होते थे। तो इस केस में ये हुआ था कि भाई अब वो अगर मेरे पास अथॉरिटी लेटर ले ले तो मैं तो वहीं जीरो पे खड़ा हूँ, क्योंकि फ्लैगशिप स्टोर मैंने उसका रिप्रेजेंट किया, सब कुछ उसका किया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा चंद प्रॉफिट के अलावा, ठीक है। तो इस केसेस में ये हुआ था कि फिर मैं ब्रांड से थोड़ा सा ये था कि भाई कुछ ये स्टोर ग्रो किया है, अब आप इसका कोई सौदा हुआ था, तो मैंने कुछ मांगा था 12 मंथ का प्रॉफिट, लेकिन करते कराते 4 महीने पे बात सॉर्ट हुई थी। उससे मैंने ये सीखा था कि अब जो भी अगर ब्रांड है तो मैं डेट मेंशन करवा लेता हूँ कि मिनिमम 2 साल के लिए आप दे रहे हैं, मिनिमम 3 साल के लिए दे रहे हैं, उससे पहले हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं मेहनत कर रहा हूँ, 4 से 6 महीने तो मुझे उसको ग्रो करने में लगेंगे। जाहिर सी बात है मैं फोटोग्राफी करवा रहा हूँ, बैनर्स बनवा रहा हूँ, एक पूरी लुक एंड फील दे रहा हूँ स्टोर को। नो डाउट सेल्स बहुत अच्छी हैं आपकी, पहले महीने से सेल्स अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा तो आप थोड़ा सा रिकवर करोगे तो आप क्या कहते हैं फिर मूव कर सकते हो। अच्छा हारिस भाई, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, ये इस पे मेरा भी एक सवाल है कि अगर हम लोग किसी ब्रांड को उठा के स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम उसके टीएम पे स्टार्ट कर रहे हैं और पीछे से हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर रहे, तो कल को अगर ब्रांड हमसे वो स्टोर ले भी नहीं, मतलब हम फ्लैगशिप भी ना करें, हम उसको होलसेल के अंदर ही चलाते रहे अगर, और हमसे वो स्टोर ना ले, वो हमसे प्रोडक्ट हमें देना छोड़ दे या हमें हमारे लिए रेट बढ़ा दे या कोई भी इशू कर दे, तो तब हम फिर क्या करेंगे? क्योंकि बिग तो हमारा वही ब्रांड रहा है ना। ये केसेस हैं हमारे सामने अभी जो मामलात हैं, क्योंकि ब्रांड्स को जब भी अगर कोई मसला आता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर टाइमली हो रहा होता है, अब आपका बूम है 11-11, लेकिन उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है, आपने एकदम से इन्वेंट्री काट दी अगर और आपकी सेल्स हो गई, तो अब आप खड़े हो कि आपके पास अगली 12-12 है, जो भी है मामला, इन्वेंट्री शॉर्ट है। तो इस केसेस में ये है कि आपको यही सजेस्ट किया जाएगा कि कभी भी फ्लैगशिप स्टोर के लिए ना जाए, ठीक है। अगर आप सेल नाउ एक स्टोर बनाती है, अभी सैमसंग का एक ब्रांड है, उनको बेचना शुरू किया, लेकिन बैक एंड पे आप और ब्रांड हंट करके रखो, ठीक है। अब लेट सपोज के सैमसंग गया और हवावे आया एक और आपके पास, उसकी आप एक्सेसरीज बेचने लग गए। अभी बैक एंड पे क्या हो रहा है, बैक एंड पे अपसेल स्टोर जो है, अपसेल नाउ का स्टोर जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। जो फॉलोवर्स हैं, जो कम्युनिटी बन रही है दराज पे, अगर आप जितना पुराना स्टोर होगा उसकी उतनी वर्थ होती है, एक उसके फॉलोवर्स हैं, एक उसकी कम्युनिटी है। तो अब सेल का स्टोर ग्रो हो गया, कल को सैमसंग मुझे बोलता है कि ठीक है अशरफ भाई, अभी तक का कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं, तो अशरफ भाई को कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि अब अशरफ भाई ने अपनी जगह बना ली है। सैमसंग गया, ठीक है, तब तक अब जैसे आपने ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई किया हुआ है बैक एंड पे, क्योंकि ट्रेडमार्क का प्रोसेस, इस पे आते हैं, थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब लेट सपोज कि जैसे सैमसंग जा रहा है, आपके पास दूसरे 2 और ब्रांड हैं, तो आपने बोला ठीक है भाई इजी सीन है, आप लोग चले जाएं, आपका बैक एंड पे स्टोर रेडी हुआ हुआ है ऑलरेडी, और बहुत ज्यादा बुरा वक्त आता है, सारे ब्रांड्स चले गए, तो आप उसमें अपनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हो, लेकिन आपको रिकमेंड ये किया जाता है। अब बात करते हैं कि मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया, ठीक है, मुझे पता है कि 1 साल बाद आएगा, और मेरे पास अपसेल नाउ की सारी डिटेल्स है, मैंने एक अकाउंट खुलवाया, अब मुझे पता है ट्रेडमार्क आने में साल है, तो मैं बैक एंड पे होलसेल शुरू कर दूंगा। मेरा जो होलसेल का मकसद है वो यही है कि जब तक
मेरे ट्रेडमार्क आ रहे हैं तब तक मेरे स्टोर सारे तैयार हों, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, आप मुझे बोलते हैं कि भाई मैं होलसेल क्यों करूं, इतने मसले मसाइल में क्यों पढ़ूं, ब्रांड हंटिंग करूं, सारे मामलात करूं। तो अब बात करते हैं कि एक ब्रांड मिल रहा है मुझे, एक डीमॉल का टैग मिल रहा है और पहले दिन से, पहले महीने से मुझे सेल मिलनी है। इसके अदर एंड मैंने ट्रेडमार्क दिया हुआ है, अभी मैं अपना स्टोर शुरू करूंगा, मुझे टैग भी नहीं मिलेगा, मेरी प्रोडक्ट्स नॉर्मल होंगी, मुझे रैंकिंग के लिए भी लड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ये इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ऊपर है और ये आहिस्ता 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 करेगा, ठीक है। तो इसमें मैं एक दो ब्रांड्स को इतना सेल करके वही 8-9 महीने का टाइम गुजारूंगा, लेकिन जब मेरा अपना ट्रेडमार्क आएगा तो मैं अपना आप अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दूंगा और दोनों का जो वो होगा, एक ग्राफ होगा, इसका बेहतर होगा होलसेल वाले का, क्योंकि एक फॉलोअर्स होंगे, एक आपने ब्रांड बेचा है, इसके फायदे ये हैं। बेहतरीन, माशाल्लाह। आपके पास दो सवाल आए हुए हैं कि फ्लैगशिप स्टोर का मतलब क्या है और कोई ब्रांड एग्रीमेंट क्यों साइन करेगा आपसे। ठीक है, अच्छा, फ्लैगशिप स्टोर इसको कहते हैं कि ब्रांड आपका खुद बेच रहा है। लेट सपोज कि आप अगर बात करें कि सैमसंग स्टोर है, अगर वो खुद से बेच रहा है तो वो फ्लैगशिप स्टोर है। लेकिन अगर सैमसंग का नॉर्मल सा माल बिक रहा होगा तो वो डी मॉल है, ठीक है। दराज मॉल, आप एक लेट सपोज के अपसेल नाउ का एक ट्रेडमार्क है, वो 2 अथॉरिटी लेटर इशू कर सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दराज के लिए स्पेसिफिक, ठीक है। उस पे आप 2 डी मॉल बना सकते हैं, एक अपसेल नाउ वाले खुद भी बेच सकते हैं और एक किसी को ऑथराइज करके भी बेच सकते हैं, ठीक हो गया। फ्लैगशिप स्टोर एक ही बनता है, ठीक है, 2 नहीं हो सकते वो। और फ्लैगशिप स्टोर का ये बस इतना सा फर्क ये है कि बस वो वन एंड ओनली होता है। लाइक अगर बात करें कि वन एंड अगर ओनली भी होता है और दूसरा कि वो ब्रांड खुद ही मैनेज कर रहा होता है, वो कोई भी दूसरा डीलरशिप मैनेज नहीं कर सकता, उनकी ओनरशिप उनकी खुद ही होती है। एग्जैक्टली, ये छोटा सा फर्क है। बाकी दूसरा सवाल क्या था कि ब्रांड एग्रीमेंट क्यों देगा, अच्छा, ब्रांड एग्रीमेंट क्यों करेगा आपसे। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि शुरू में हम लोगों के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता था। हम अगर बात भी कर रहे हैं, कोई अगर ट्रेडमार्क नंबर भी मांग रहे हैं तो वो इशू कर जाते थे, इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं। लाइक मेरे साथ थोड़ा सा कोलसोन की कहानी है, तो उनका मसला आया था। अब ये कि ब्रांड आपसे एग्रीमेंट बिल्कुल करेगा, आपका प्रपोजल ऐसा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक नए बंदे को आप पिच करने जा रहे हो तो आपके स्टैट्स ऐसे होने चाहिए, आपकी कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि भाई मैं किस तरह लेके चलूंगा, क्या प्रॉफिट है। ब्रांड को एक ही चीज चाहिए, सेल्स, ठीक है। उसको नहीं पता आप कहाँ जाके बेचो, कुछ भी करो, उसको सेल्स चाहिए। आप उसको बोलो कि भाई 6-8 महीने का आप टाइम दें, अगर हम ये प्रूव नहीं कर सकें तो ठीक है, आप वापस ले लीजिएगा। लेकिन अगर मैं प्रूव कर दिया सही चल रहा है तो फिर आप फालतू में फिर तंग नहीं कीजिएगा 1-1.5 साल बाद। ये बेसिक सा मकसद ये होता है, क्योंकि हम स्टोर ग्रो कर रहे होते हैं, सारी चीजें लेके चलते हैं। अब वो बीच में अगर खराब होगा मामला तो फिर वो इशू आ जाता है। एक बिल्कुल। सिक्योरिटी है बस, एग्रीमेंट एज सच कोई एग्रीमेंट नहीं है कि स्टैम्प पेपर पे साइने ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा अथॉरिटी लेटर होता है उस पर हम डेट मेंशन कर लेते हैं कि भाई ये वैलिड टिल 2023 या 2024 समथिंग। मैं तो क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि आप कम से कम जो है अथॉरिटी लेटर अगर किसी से साइन करवा रहे हैं, कम से कम 5 साल का करवाएं, क्योंकि वो करने में देर नहीं करेगा, देखेगा ग्रोथ आ रही है तो वो बोलेगा बेटा निकलो यहाँ से। अच्छा हारिस भाई, ये बताएं कि जो आपने अथॉरिटी लेटर और डीलरशिप लेटर का बताया, इसका टाइम फ्रेम कितना है, मतलब कितने अरसे में आप डी मॉल की तरफ पहुंच जाते हैं। अथॉरिटी लेटर से आप 20 से 25 दिन में पहुंच सकते हैं। 20 से 25 दिन में। अच्छा, उसके लिए वो 35 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला कोई वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना होता। यार लेट सपोज एक ब्रांड है, स्टिल सैमसंग की एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो आपको 2-3 प्रोडक्ट तो नहीं देगा ना, बहुत कोई ऐसा केस है तो वो फिर आपको दराज को अगर आप बताएंगे तो वो, क्योंकि क्योंकि ट्रेडमार्क हुआ हुआ एक ब्रांड का, तो उसको पता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उसकी। तो उस केस में आपको अलाउ किया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे डीमॉल मौजूद हैं जो ब्रांड्स के हैं जिनकी 5-6 प्रोडक्ट मिनिमम है। लेकिन अब चूंकि कोई और आप ब्रांड हंटिंग के लिए निकलेंगे, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, तो उसमें ये कि प्रोडक्ट्स फिर आपको वसी मिलेंगी। 100 से ऊपर भी होती है सर, लिस्टिंग करने में पता चलता है फिर। अच्छा, मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है हारिस भाई आपसे कि ये जो हमारा डीलरशिप वाला जो फॉर्मूला है, ये कितना इफेक्टिव है बनिस्बत ट्रेडमार्क के डायरेक्ट अगर हम जाएं। सर मैं कह रहा हूँ कि आपने अपना ट्रेडमार्क करना ही करना है हर हाल में, ठीक है। ट्रेडमार्क अथॉरिटी लेटर आप तब तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक आपका ट्रेडमार्क नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ये जो मामला का हल निकला है वो इसीलिए निकला है कि लोग रोते रहते थे कि यार 1 साल लगेगा, 1 साल लगेगा। तो उसके लिए ये कि बीच का जो पीरियड है आप उसमें अच्छी सेल्स एंजॉय करें, आपको और थोड़ा सा फ्लोज का पता चलेगा। और आप ब्रांड अगर अच्छा ब्रांड अगर आप क्या कहते हैं चला रहे हैं, सेल्स उसकी लेकर आ रहे हैं, तो बहुत हद तक उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको दराज से एक अकाउंट मैनेजर भी मिल जाता है।
तो बात की अकाउंट तमाम मैनेजर केएम मामला कैम जो जी। आप कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब लेट सपोज के लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास तो कोई जान पहचान नहीं है, ये छोटे छोटे जो मसले हैं ये बंदा जब मिल जाता है, एक अलॉट हो जाता है तो आसान हो जाते हैं। जो भी कोई वीएस भाई हैं हमारे, नॉर्मल लोगों को तो समझ में नहीं आएगी बात। तो उसका ये होता है कि यार थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ता है। अगर एक मेरा अकाउंट है नॉर्मल, तो कुछ अच्छे रेवेन्यूज कुछ हिट करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंट हमारे कराची से कुछ हाईएस्ट एक क्लाइंट का अकाउंट था, उसमें रेवेन्यू था, तो 11-11 पे इनवाइट आया था। तो दराज वाले भी जाहिर सी बात है आपको तरीके से लेके चल रहे होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है वो एक नॉर्मल सा इनवाइट था, लेकिन जब बातचीत हुई तो उससे उससे जो फिर बाकी आगे आपके रिलेशन बनते हैं वो आपके लिए फायदेमंद हैं। तो कुछ भी आपका नॉर्मल सा एक अकाउंट है तो टाइम लगना, थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को। अब आप बोलें कि पहले दिन ही मुझे कोई ताल्लुकात निकले हैं दराज से, कुछ वो हो जाए तो ये मुश्किल है। आज तो ही थोड़ा आइए, सा आज ही ये कि पाइए। कुछ रेवेन्यूज हिट करें, तरीके से काम करें। हाँ। वाजिद भाई ने कंपनी खोली है, उसका वाजिद भाई ने यही वो रखा है ना, क्या कहते हैं, स्लोगन ये रखा है, पहले आज आइए ही पहले आइए, पाइए। आज ही आइए, आज ही पाइए बाबा। लश चल रहा है उनका काम तो माशाल्लाह। खैर, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारा क्या कहते हैं मीटिंग का टाइम एंड हुआ है, तो आप लोग काइंडली इसी लिंक से दोबारा रिज्वाइन करें, और फिर जिसके क्वेश्चंस हैं वो अपने हाथ खड़े करें, डायरेक्ट हारिस भाई से करने हैं, मुझसे करने हैं, जिससे भी करने हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस करें, वी विल आंसर यू। फिर अगले 40 मिनट हम लोग Q&A का सेशन करेंगे, तो काइंडली सारे लोग जो हैं वो मीटिंग दोबारा रिज्वाइन कर लें। डी मॉल का इसके बारे में ये कहते हैं कि ये जो ना वापस ले लिया जाता है। तो इंसान इतनी मेहनत करे, पहले मतलब जो ना ट्रेडमार्क करवाए और अपने आप को एसएमसी रजिस्टर्ड कराए, उसके बाद बंदा जो ना डी मॉल का टैग भी ले लेता है। लेकिन मैंने सुना है रिव्यू वगैरह की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो डी मॉल का टैग वापस ले लिया जाता है। तो ये किन वजूहात की वजह से लिया जाता है, ज़रा मुझे वो जो ना क्लियर कर दें। सर दराज पे जो बेसिक्स है, एक स्कोर कार्ड चल रहा होता है जो कि नॉर्मल सेलर्स के लिए 90% और कैंसिलेशन रेट आपका 2% 3% होता है और रिटर्न रेट आपका 1% होता है। ये सारी चीजें आप नॉर्मली भी स्टोर अगर चला रहे हो ये मेंटेन करनी होती है। आप जैसे लेट सपोज एक गुड जो है वो आपका 90% है और अब 60 जाते हो तो प्लेंटीज या स्टोर डीलिस्ट या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको मिलते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो अगर डीमॉल का अकाउंट है तो आपको, आप 90% से नीचे अबव जाते हो, अगर लेट सपोज आपकी एक शिप ऑन टाइम अगर टाइम पे नहीं है, क्योंकि डी मॉल जो बेसिक्स है दराज ने उसको तरजीह इसलिए दी हुई है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर आपके स्टोर से ही वो वाले मामला होने लग जाए वापस के, आपका रिटर्न इतना ज्यादा आ रहा है या आपकी क्या कहते हैं चैट रिस्पॉन्स रेट खराब है या आपका शिप ऑन टाइम सही नहीं है, तो फिर आपके डी मॉल का मकसद ही नहीं है। दराज ये कहता है कि कस्टमर का बिहेवियर एक अच्छा होना चाहिए। तो डी मॉल मैं तकरीबन अभी हैंडल कर रहा हूँ, वो 17 है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे साथ तो कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि कोई डी मॉल का टैग हमसे ले लिया जाए। हाँ, वार्निंग मिलती है हमको कि इस टाइम पीरियड के अंदर सॉर्ट कर लें इस चीजों को। अब उसको सॉर्ट करने के लिए सबसे इजी जो तरीके हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल जो मामला जहाँ पे आके फंसते हैं वो रिटर्न, क्योंकि आपने पूरी तरीके से जान मार के ऑर्डर फिलफिल किए, जैसे कि 11-11 की बात करते हैं, अभी जो है रिटर्न आ रहे हैं, सारे सेलर्स को आ रहे हैं, एक नॉर्मल सा मसला आ रहा है अभी। तो अब इस केस में ये होता है कि चलो एक नॉर्मल सी बात है, दराज भी अंडरस्टूड कर रहा है, अभी हम लोगों को ना वार्निंग्स आ रही हैं क्योंकि हम सबके रिटर्न रेट हिले हुए, मोस्टली लोगों के हिले हुए होंगे, अंडर 1% के आ रहे होंगे। अब इसमें यह है कि नॉर्मल डेज में मेरा रिटर्न रेट अगर शूट करता है तो रिटर्न जब आपके पास आ रहा होता है तो आपके पास दराज में रिटर्न में वो पहले शो हो जाता है या आपको ईमेल आ जाती है उस स्टोर पे कि ये रिटर्न आने वाला है, जब वो बंदा एक्स फॉर्म भरता है आपका। तो आप इसके लिए करें कि अगर आप एक प्रॉपर ब्रांड पे काम कर रहे हैं तो आपकी जो भी कस्टमर सपोर्ट की टीम है या चैट रिस्पॉन्स के लिए आपने बंदा रखा हुआ है, आप खुद हैं, तो आप उसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, क्योंकि आपके पास ऑर्डर गया, आपके पास उसकी डिटेल है। आप उसको ईमेल पे अप्रोच कर लें, आप व्हाट्सएप पे या फोन करके अप्रोच कर लें कि भाई ये ऑर्डर गया है, आपके पास क्या मसला आ रहा है। अब लेट सपोज कोई छोटी छोटी बातों पे रो रहे होते हैं कस्टमर, अगर कोई मसला आप कॉल पे हल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। फिर बात आती है कि वो अड़ा हुआ है बंदा कि नहीं भाई मुझे सही चीज नहीं मिली है, मुझे दिखाया कुछ गया, मुझे बताया कुछ गया और गलत चीज मिली है। इस केस में ये है कि आप 80% ऑफर करते हो, 50% ऑफर करते हो, बिल्कुल ये होता है आखिरी केस में कि आप फ्री प्रोडक्ट ऑफर कर देते हो। इसको ये सर कहते हैं हम कि तो शुरू से ही कहते हैं ले लो, एक और ले लो, हम भेज रहे हैं आप। भाई ये जान बिल्कुल छोड़ाओ, नॉर्मल सी बकवास बात है। ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर को आप बिला वजह हैपर करो। आप बोलो ये लो पकड़ो उठाओ दूसरा प्रोडक्ट चले जाओ। एग्जैक्टली। तो यही है कि आपने ज्यादा बस इसके अंदर नहीं पढ़ना है, नॉर्मल सा चल रहा होता है सेटअप, इतना कोई ऐसा सच इशू नहीं है जो आप कह रहे हैं कि डीमॉल
टैग ले लिया जाता है। ठीक है, सुमेका का सेकंड क्वेश्चन है, सुमेका काइंडली अपना क्वेश्चन करें और बाकी लोग भी अपने हैंड्स अप करें, रेज हैंड्स करें ताकि हमें पता चले क्वेश्चंस किस किस के हैं, ताकि फिर क्वेश्चंस लेके और फिर हम इसको एंड करें। ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर कर। ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें हारिस भाई। ट्रेडमार्क बेसिकली एक सिक्योरिटी है। पाकिस्तान जो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फिर आगे केसेस हैं, वो लॉयर आपको बेहतर गाइड करेंगे। हम लोगों की जो सर्विसेज के अंडर आता है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है कि सस्ते से सस्ता है। आप बड़े से बड़े ब्रांड को अप्रोच करेंगे, उनकी एक एक प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हुई होती है, एक एक डिजाइन पेटेंट हुआ होता है। हमारे पास जो बेसिक सा होता है कि यार एक अपसेल ना हो, हमारे पास नाम है, हम इसको ट्रेडमार्क करवा लेते हैं, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आएंगी वो एक एज एन ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रेडमार्क की हमारे पास 1 से 45 तक की क्लासेस होती हैं, ठीक है। 1 से 35 तक जो की गुड्स की होती हैं, और 35 टू 45 तक हमारे पास सर्विसेज की होती हैं। सर्विसेज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग क्या कहते हैं गुड्स में डील कर रहे होते हैं, क्योंकि सेल परचेज है, आप ऑनलाइन स्टोर है। तो क्लास 35 इसलिए रिकमेंड की जाती है कि एज एन होलसेल काम कर रही होती है, वो बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो उसके अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। कुछ हैं जो नहीं आ रही होती, लेकिन फिर ये होता है कि अगर आपका स्टोर है, अच्छा चल रहा है, आपने क्लास 35 के अंदर ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, तो आप उसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं कोई कैटेगरी जो कि बहुत सस्ते पैसों में और इजीली जल्दी से हो जाती है। तो ट्रेडमार्क बेसिक सही है, मकसद है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह, ये रिकॉर्डिंग हम लोग ऐड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक वगैरह शेयर कर देंगे। सुमेका, कोई दूसरा क्वेश्चन है आपका? जी बिल्कुल है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे दराज के बिजनेस का समझ आ रही नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, दराज के बिजनेस का समझ नहीं आया, तो कोई क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन? मतलब हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, हमें डीलिंग कैसे करनी है, किस किस को कैसे डील करना है, कस्टमर्स को कैसे हमने बनाना है अपना, अशरफ भाई इस पे आप रोशनी डालें समझ थोड़ी नहीं आ सी। रहा। बिल्कुल, मैं डालता हूँ, कोशिश करता हूँ। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ माशाल्लाह, तो कैसे हम कांप रहे हैं अभी। खैर, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, होता यह है कि जब आप स्टोर बनाते हैं ना, तो सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता करने को समझ आती हैं। जब तक आप स्टोर नहीं बनाएंगे या फिर वीबीसी पे या कहीं ईवीएस पे कोर्स देखेंगे या हमसे आके पूछेंगे नहीं, तो या हमसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ग्रुप पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि चीजें हैं क्या। कोई भी कारोबार जो ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है वो हंटिंग से स्टार्ट होता है कि आपने बेचना क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हमने सेल करना है, और उस सेल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने सेल क्या करना है। अब सेल क्या करना है उसको ढूंढना है, फिर उसके बाद सेल कितने प्राइस में करना है उसको ढूंढना है। कितने प्राइस में करने के लिए हमें ये ढूंढना होता है कि कितने प्राइस में इसको उठाना है कहीं मार्केट से, क्योंकि आप देखें, आप भी कहीं से उठाएंगे या आप खुद बनाएंगे, दो चीजें होती हैं। अगर आप खुद बना रहे हैं तब भी आप प्राइस का मार्जिन रखेंगे कि आपको वहां पे प्रॉफिट्स मिल सके आगे जाके, क्योंकि आपको बहुत सारे कमीशन देने पड़ते हैं, आपको लोगों को कह रहा हूँ, दराज को वैट देना पड़ता है, दराज को आपने कमीशन देना पड़ता है, दराज को आपने फीसेस देनी पड़ती हैं, रेफरल फीस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप निकाल कर, फिर आपकी फ्लायर कॉस्ट आती है, आपकी शिपिंग कॉस्ट आती है, आपकी क्या कहते हैं, पेट्रोल की कॉस्ट लगती है उसके ऊपर, बाकी सारी कॉस्ट मिला के आप जो है प्रॉफिट बचा के निकाल के, और उसके बाद फिर आप अपनी एक कॉस्ट सेलेक्ट करते हैं कि ये आपकी सेलिंग प्राइस है। अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है दराज के ऊपर, तो आपको वहां पे कंपटीशन भी मिल सकता है। फिर वहां पे रैंकिंग की प्रोसेस आता है कि आपको, जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है ना, वहां पर मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में क्या होता है कि आपको अपना प्रोडक्ट विजिबल करना होता है टॉप 10 के अंदर, टॉप 10 पोजीशंस में, क्योंकि ज्यादातर ये देखा जाता है कि हर मार्केट प्लेस पे जो कस्टमर का बिहेवियर है वो ये है कि वो आता है, वो टॉप 10 में देखता है, जो उसको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, वो इतना ज्यादा स्क्रॉल डाउन करता नहीं है। तो वहां से उसने परचेज करना है और उसने चले जाना है। तो आपको वहां टॉप 10 में आके बैठना होता है, वहां पे अपने रिव्यूज भी अच्छे रखने होते हैं, वहां पे आपको अपने प्राइसेस भी अच्छे रखने होते हैं, अपनी पिक्चर्स भी अच्छी दिखानी होती हैं, ताकि कस्टमर आपसे खुश होकर आपका प्रोडक्ट बाय कर ले उन 10 के अंदर, क्योंकि हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं वही चीज बेचने के लिए। लेकिन वो आपसे क्यों खरीदता है? क्योंकि आपके रिव्यूज अच्छे होते हैं, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, आपके आपके स्टार्स अच्छे लगे हुए होते हैं, आपकी फोटोग्राफी अच्छी हुई भी होती है। और फिर इसका एक और चीज होती है कि आपकी SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर, ऐसे सर्च रिजल्ट, सर्च वर्ड्स के ऊपर नजर आ रहे होते हैं जहां पे दूसरे कंपेटिटर आपके नजर नहीं आ रहे होते। और उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, लास्ट में जो आता
है वो मार्केटिंग अगर आप करें तो आपको और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और बेहतर सेल्स मिलेंगी, और अगर ना करें तो आपको जो आपकी लिस्टिंग के ऊपर विजिबिलिटी की वजह से लोग आ रहे हैं वही आपसे बाय करते रहेंगे। तो ये सारा बिजनेस है दराज का कि आप सेल करते हैं। बाकी आपको चैट सीखनी है तो चैट वही सिंपल सी चैट है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, उसके इनसाइट्स क्या हैं, उसके आउटसाइड्स क्या हैं, वो कैसा बेहतर परफॉर्म करेगा, कहाँ बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। आप अगर 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको 100 की पीएचडी करनी पड़ेगी। सनी भाई कहते हैं आपको 100 के 100 प्रोडक्ट के बारे में मालूमात इतनी गेन करनी पड़ेगी कि अगर कस्टमर आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आप उसका जवाब दे सकें। ठीक है, तो उसको एक तो गलत गाइड करेंगे, आपको पता है कल को गलत रिव्यू आएगा, आपको रिफंड आएगा, रिटर्न आएगा, फिर 7 दिन का इनका रिफंड रिटर्न का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो एक ऑनलाइन बिजनेस यानी कि अगर हम दराज की बात कर रहे हैं तो उसको इस तरह लेके चलती हैं। इंशाल्लाह आप लोग शक्कर से हैं, इंशाल्लाह आप लोग सेशन में आएंगे तो वहां पे ज्यादातर आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर और कोई क्वेश्चन है तो वो करें, वरना फिर मैं सालिक भाई को कहूंगा कि आप अपना क्वेश्चन करें। एक एक क्या कहते हैं, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। कुछ लोगों की ये एक माइंड में होता है कि डी मॉल का अगर एक टैग है हमारे पास तो उसकी रैंकिंग टॉप पे होगी ही होगी। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। शुरू के 2 स्पॉट आपको डी मॉल को दिए जाते हैं, लेकिन अब अगर एग्जांपल लें कि मोबाइल एसेसरीज हैं तो वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और एक अच्छे रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं। तो उनको compete करने के लिए आप भी डी मॉल हैं, लेकिन पहले पेज की पोजीशन है डन है, आपको स्टार्टिंग में इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप ट्रेडमार्क लें। तो इसके लिए ये कि एक्सटर्नल रिव्यूज काम आते हैं और कुछ वीवीआरओस रिव्यू की मद में काम नहीं आ रहे होते, लेकिन सेल्स मेंटेन करने के लिए आपको एक पोजीशन लेनी होती है। क्योंकि अगर डी मॉल का टैग मैंने ले लिया, सब कुछ वेल एंड गुड है, ये कुछ केसेस में बता रहा हूँ, मोस्टली आपको टॉप पे मिल जाता है स्पॉट, लेकिन ये कि कुछ में अगर ऐसा होता है तो आपको सेल्स मेंटेन करनी पड़ती है। और कुछ वीवीआरओज में भी जो दराज की तब्दीली है वो यही है कि रिव्यूज का नंबर खत्म हो गया, आप कुछ भी रिव्यू वगैरह कर लें कोई ऐसा उससे इफेक्टिव नहीं है। जब तक आप सेल्स कंपेटिटर की सेल्स को बीट नहीं करेंगे तो आपको वो पोजीशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सुमेका का चैट पे क्वेश्चन आया कि एसईओ पे ऊपर रिजल्ट्स कैसे शो करेंगे। आप देखें, जिससे वीवीआरओ का जो मतलब होता है वो होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स। आप अपने लोगों से कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सर्च करें, उसको फाइंड करें और उसको बाय कर लें। ठीक है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये वीडियो लाइव जाएगी, तो इसको हम कभी भी ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। जी आमिर जेब भाई, आपका सवाल हम लोग लेते हैं, आप अपना काइंडली वो रेज हैंड कर लें। तो ठीक है सुमेका, फिर इस पे बात करते हैं। सालिक भाई अपना सवाल करें काइंडली। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है वो चाइना से अगर सोर्सिंग हम करना चाह रहे हो, ठीक है, वो चाहे दराज मॉल के लिए हो या शॉपिफाई स्टोर की हो, बेसिकली लोकल पीएल का अगर टारगेट हो और चाइना से अगर सोर्सिंग करना चाह रहे हो तो उसके क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या बेहतर तरीकेकार है, और कोई स्पेसिफिक लोग जिनको वहाँ पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी कम्युनिटी में 2-4 लोगों के मैंने नाम सुने हैं जो कि चाइना सोर्सिंग के लिए मशहूर हैं। तो ऐसा कोई अगर नाम हो जो दराज के लिए या लोकल पीएल के लिए इस्तेमाल करते हो आप लोग तो बताएं जरूर। ठीक है, थैंक यू। तो भाई आप डिटेल में जवाब दें इसका। जी थैंक यू। अच्छा सालिक भाई देखें, आपने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि कोई भी बिजनेस हो उसके लिए अगर आपको चाइना से सोर्सिंग करनी है तो उसके लिए 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। एक आपका अलीबाबा है जिसको सब जानते हैं, सब जाके उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका 1688 है, अगर किसी को चाइनीज में बात करना आती है तो वो वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकता है। तीसरी चीज है चाइना की लोकल सोर्सिंग, कि अगर आपका कोई बंदा वहां पर है या फिर हमारे जैसे अफसल काम कर रही है या हारिस काम कर रहा है या अनस भाई काम कर रहे हैं, तो इनके हमारे लोग हैं वहां पे, कोई रह रहा है, कोई वहां काम करने गया हुआ है, तो उनसे हम कहकर, और उनको सोर्सिंग वगैरह आती भी है, ऐसा नहीं है कि वो वहां जाके क्या कहते हैं वो करना शुरू कर दें। तो वो 2-3 लोग हैं ऐसे जो वहां पे क्या कहते हैं जाके हमारे लिए सोर्सिंग करके चाइना की लोकल मार्केट से कर सकते हैं। अच्छा, जो हमें रेट्स मिलते हैं बेहतर, वो मिलते हैं हमें चाइना की लोकल मार्केट से बेहतर, बहुत ज्यादा बेहतर रेट्स हमें चाइना की लोकल मार्केट से मिलते हैं बनिस्बत अलीबाबा से बात करें या 1688 पे बात करें, क्योंकि वहां पर मार्केट प्लेस की कमीशन आती है और मार्केट प्लेस की कमीशन आप ही पे करेंगे। कि जैसे हम लोग किसी से लेते हैं तो कोई हमसे ले रहा होता है वहां पे, तो वो आपको लाजमी पे करना पड़ेगा और फिर वो डॉलर्स में होगा, फिर उसकी कन्वर्जन। आप यहाँ पे अगर चाइनीज किसी रेजिडेंट से बात कर रहे हैं, ये है वो बेशक पाकिस्तानी, तो वो आपको आरएमबी में पे करवा सकता है। अच्छा, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं कि अगर आप बाहर डीलिंग कर रहे हैं अलीबाबा से तो आपको क्वालिटी के इश्यूज आ सकते हैं, आपको प्राइस में कभी मार पड़ सकती है। ठीक है, आपको क्वांटिटी का इशू आ सकता है कि आपको सप्लायर चूना लगा दे, आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर कोई मार्केट प्लेस दरमियान में मौजूद है
तो आपके लिए बहुत सारी आसानियां हैं। आप उसको क्या कहते हैं कंप्लेन कर सकते हैं। अभी हमारे साथ हुआ था, मैंने अपना इसी पे भी एक पोस्ट शेयर की थी, तो उस सप्लायर ने कलर चेंज करके भेज दिया था, तो पाकिस्तान माल पहुंच गया था। तो मैंने उसको कहा था भाई मुझे वापस भेजूंगा, मेरा खर्चा है, तुम सारा बियर करो, उसके बाद मुझे मेरा कलर भेजो। तो उसने कहा आप सब कुछ रखें, मैं आपको जो है क्या कहते हैं दूसरा कलर जो आपने कहा था रिक्वायर्ड ब्लैक कलर, मैं वो आपको सेंड कर रही हूँ। तो हमें वो एक वाइट कलर की जो इन्वेंट्री थी वो फ्री में मिल गई थी, तो हमने उसको सेल कर करके पैसे बना लिए। ठीक है। अच्छा, तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आपने जाके बात करनी है। अच्छा, तोड़ना कैसे है, तो इसके ऊपर भी काफी सवाल आया कि भाई डॉलर का रेट अप डाउन है, तो आप इसको ब्रेक कहाँ करेंगे, आपको कहाँ पे प्राइसिंग को सेट करना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी जब आप सेलिंग पे इसको लेकर आएंगे तो आप कहीं पीछे रेट बढ़ गया तो आप कहाँ से इसको पूरा करते फिरेंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्लेस से बेच रहे हैं तो ये तो हमारे लिए थ्रेट होता है हम लोग के बेचने के लिए। बाकी अगर लोकल पीएल कर रहे हैं तो बेशक रेट बढ़ता है, आप रेट बढ़ा देंगे तो पीछे से कोई पूछने वाला नहीं है आपको। हमें पूछने वाला दराज बैठा हुआ है, वो बोलता है बेटा काय के लिए रेट बढ़ा रहे हो तुम। तो उसके अंदर आपको ये करना होता है कि आप कम से कम भी 50% मार्जिन पर अपने रेट्स लेकर आए, चाहे आप डॉलर में ला रहे हैं चाहे आप आरएमबी पे ला रहे हैं। अब वो 50% मार्जिन की आप पहले कैलकुलेशन शीट बनाएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट का आपको रेट दे रहा है आपका सप्लायर वो क्या है, उसके बाद उसकी शिपिंग कॉस्ट क्या है, शिपिंग कॉस्ट विद इन चाइना क्योंकि आपके सप्लायर तक जाएगी, फिर वहां से पाकिस्तान लैंड होगी, पाकिस्तान से लैंड अगर लाहौर हो रही है तो आप कराची बैठे हैं तो फिर कराची टू लाहौर की भी शिपिंग आपने ऐड करनी है, और अगर शिपिंग आपके घर तक नहीं पहुंच रही, अगर आपको वेयर हाउस से पिक करनी है तो आपने वो भी कॉस्ट ऐड करनी होगी। ये सारी कॉस्टिंग करके आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर सेट करना होगा कि मुझे लगता है जैसे अभी हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो हम लोग उसको 50% 70% की रेटिंग्स पे लेकर आते हैं, फिर हम उस पर सोचते हैं कि यार इस प्राइस पे कस्टमर लेना पसंद करेगा क्योंकि उसमें मार्केट रिसर्च होती है कि इस प्राइस पे ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई फैशन का प्रोडक्ट है, उसके अंदर पैक ऑफ 3 का क्या कहते हैं सामान सेल हो रहा है, तो पैक ऑफ 3 लोग ऑलरेडी ऐसा ले रहे हैं, तो मतलब इतने कॉस्ट में वो ले रहे हैं, हम नई चीज लाए हैं, नया डिजाइन लाए हैं, तो लोग हमसे 100-200 ऊपर भर के ले सकते हैं अगर मार्केटिंग हम अच्छी कर रहे हैं या उसकी हम क्या कहते हैं यूज उसका अच्छा बता रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस को हम अच्छा डिफाइन कर रहे हैं अपनी पिक्चर्स के अंदर, तो फिर हमसे लोग ले लेंगे। उसके बाद फिर आपने जब सेलिंग स्टार्ट करनी है या रैंकिंग स्टार्ट करनी है, आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं कहीं भी कर रहे हैं, तो हमने प्राइसेस को बहुत मद्देनजर रखना है कि जब भी हम डाउन करें तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही डाउन कर दें और पीछे से हमारे रेट बढ़ जाए, क्योंकि अभी अभी एक इन्फ्लक्स आया है बहुत बड़ा, हमारी जो लास्ट सोर्सिंग्स हुई हैं उसमें इतना बड़ा क्या कहते हैं चेंज आया रैपिड नवंबर से पहले कि चाइना के अंदर तमाम रॉ मटेरियल्स के रेट चेंज हो गए, बढ़ गए। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस बढ़ गए, चाइना में बिजली का क्रैकडाउन शुरू हो गया, जो फैक्ट्रीज हैं उनको बिजली कम टाइम देने लगे, मतलब कि सुबह से लेके शाम 5-6 बजे तक आपको फैक्ट्री को टाइम दिया गया और उसके बाद फिर बंद। तो इन चीजों को भी आपने मद्देनजर रखना होता है कि ये फैक्टर्स आपकी कॉस्ट को भी क्या कहते हैं इशू करेंगे, तो आपने इसको किस तरह से चेंज करना है, मेंटेन करना है। फिर आपने जैसे पाकिस्तान से हमें कहते हैं कि आप लोग अपने कम से कम 2 या 3 सप्लायर्स को रेडी रखें, तो इसी तरह से सनी भाई भी बार बार ये बात ग्रुप पे शेयर करते रहते हैं, वहां के जो चाइना के सोर्सिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी ये चीजें शेयर करते रहते हैं। सालिक भाई मैं बस करूं, आप कह रहे हैं बेहतरीन हो गया तो नहीं नहीं, आप बताएं बताएं, मैंने दे दिया आपको एक एप्रिसिएशन के तौर पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो वो जो है आपको बताते रहते हैं कि इन चीजों को फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है। अभी जो हमने जितनी भी इन्वेंट्रीज कॉल की है ना, तो हमने जनवरी तक की इन्वेंट्रीज कॉल कर दी है। हमें पता है दिसंबर सारा इनकी छुट्टियों पे छुट्टियां चलती रहती हैं, फिर क्रिसमस आ रहा है, फिर इनकी ईयरली छुट्टियां चलेंगी, उसके बाद भी जाके दोबारा रीओपन होंगे, फिर पता नहीं हमें क्या रेट्स मिले क्या रेट्स नहीं मिले, लेकिन हमारा अभी भी सेलिंग पे यही फोकस होता है कि हम कम से कम भी 40% से नीचे ना आए। अभी हम लोगों ने सेल के अंदर भी 11-11 के अंदर भी 45-42% पे सेल किया, इससे नीचे गए ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम सेल में नीचे चले गए हमारी प्राइस लॉक हो जानी है। ठीक है, ये एक और फिर अलग चीज है। थैंक यू सो मच सालिक भाई, आपको मेरी बात समझ आई। सुमेका का दोबारा सवाल है, आमिर जेब भाई दोबारा, कहीं किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है? जी सुमेका बोलें। सर ब्रांड हंटिंग क्या है? ब्रांड हंटिंग क्या है हारिस भाई, ब्रांड हंटिंग क्या है? ये काफी मुश्किल काम है फिलहाल पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास जो ब्रांड्स हैं वो बहुत कम है। एक तो मसला सारा ये है, फिर जो मौजूद हैं
उनकी एक लिस्ट बनाना कि भाई जो जो अवेलेबल हैं और जो दराज की क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। अब एक अजीब सा ब्रांड है कारपेट का, मैं तो नहीं बेच सकता ना उसको दराज पे, तो चीजें निकालनी है कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा सेलिंग्स हैं, लाइक के कॉस्मेटिक हो गई, मोबाइल एसेसरीज हैं हमारे पास, होम एंड किचन से रिलेटेड हैं, गारमेंट्स है, वही कुछ भी हो गया, तो वो चीजें पहले सेलेक्ट करनी पड़ती हैं कि हाँ हम इस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। अब आप ब्रांड अप्रूवल तो लेकर आ गई, अब वो लेट सपोज एक कारपेट का है या अजीब से किसी पर्दों वर्दों का कोई ब्रांड है, तो उसको चलाना बहुत मतलब मसले मसाइल का काम है। तो इसका यही हल है कि जो मार्केट में चीजें चल रही हैं, जैसे हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं कि हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है, उस स्पेसिफिक कोई कैटेगरी का कोई ब्रांड हो, ठीक है, क्योंकि ब्रांड हमेशा कैटेगरी का मिलेगा आपको। मोस्टली ऐसा ब्रांड नहीं होगा कि वो 25 कैटेगरी में काम कर रहा है, कुछ कुछ ब्रांड्स हैं जो हर कैटेगरी में हैं, लेकिन मोस्टली जो ब्रांड्स हैं, अगर एक गारमेंट्स बना रहा है तो वो एक गारमेंट्स है, एक मोबाइल एसेसरीज है तो वो कंप्लीट मोबाइल एसेसरीज है, कोई बुक्स है तो वो बुक्स पब्लिशर है, एक ही मतलब ये लाइन से ये लोग एक ही कैटेगरी में काम कर रहे होते हैं। तो आपने ये चीजें निकालनी है। पहले तो ये है कि एक ब्रांड आपको एग्जाम्पल के तौर पे सैमसंग आपको नजर आता है, आपने चेक किया दराज पे उसको कि पहले से कोई मौजूद तो नहीं है, टैग के साथ एक डी मॉल का टैग हो गया, एक फ्लैगशिप स्टोर का टैग हो गया, क्योंकि अगर पहले से कोई डी मॉल होगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि आपको वो अथॉरिटी लेटर देंगे, क्योंकि पहले से अगर कोई सेल कर रहा होगा। मोस्टली कुछ ऐसी जगह होती हैं कि ब्रांड्स के कोई डिस्ट्रीब्यूटर लोकल लोग बेच रहे होते हैं, या तो जो अभी मसला आया हमारे पास वो ये है कि जैसे चेजअप है, जैसे नाहिद सुपर स्टोर है, जैसे इम्तियाज सुपर स्टोर है, ये लोग ये काम करते हैं कि इनका कोई अगर कोई एक्टिव बंदा है तो वो ये सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि इनके पास जो ये लोग काम कर रहे होते हैं ये ऑथराइजेशन के बगैर काम नहीं करते, ब्रांड्स के बगैर काम नहीं करते जितने बड़े नाम हैं। तो कुछ स्टोर आपको दराज पे ऐसे मिलेंगे जो कि 100 के करीब करीब ब्रांड सेल कर रहे हैं, तो आप इन लोगों से पंगा ले सकते हैं, इनको कंपटीशन दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ई कॉमर्स के फॉर्मूले पता है, आपको बेहतर रैंकिंग पता है, आप अच्छे सेल कर सकते हैं इन लोगों से। ये लोग ऐसी नॉर्मल बंदे होते हैं, इनके पास तो क्वांटिटी के हिसाब से लेटर्स अवेलेबल होते हैं, ये लोग लगा लेते हैं। तो अप्रोच यही करना है कि एक ब्रांड है पहले से मौजूद ना हो और प्रोडक्ट ऐसी हो जो अल्टरनेट में चल रही हो मार्केट में, बगैर कोई टैग वाला या बगैर कोई इसको लोग बेच रहे हो, तो उसमें आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। हंटिंग बस बेसिक सा यही है कि उसका बड़ी मुश्किल से फोन लगता है ब्रांड को या ईमेल जाती है। अच्छा, फिर ये एक सवाल आता है कि भाई ब्रांड हंटिंग का तरीकेकार क्या है, तो होलसेल आप थोड़ा सा बीबीसी से देख लें, हम लोग भी वही फॉर्मूला अपना रहे होते हैं। हम होलसेल का जो हमारे पास ईमेल के तरीकेकार हैं जो ब्रांड को अप्रोच कर रहे होते हैं होलसेल के लिए, वो बीबीसी वगैरह में पूरे पूरे तरीकेकार मौजूद हैं। तो हम उसी तरीकेकार से ब्रांड को अप्रोच करते हैं, और थोड़ी बहुत बातचीत अगर ईमेल पे होती है तो फौरन, क्योंकि पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ बहुत सारे केसेस में, तो हम उसको जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप आ जाए, और व्हाट्सएप से फिर ताकि इजीली फोन वगैरह पे बात हो जाए, क्योंकि ईमेल से थोड़ा सा मुश्किल है पाकिस्तान में कांटेक्ट करना। ठीक है सालिक भाई, बड़ी माजरत, क्योंकि एक गैप आ जाता है। ठीक है। ठीक है, अच्छा तो उमर, एग्रीड एग्रीड यार मेरा सवाल ठीक है। जी मैं आपसे ले रहा हूँ, आमिर भाई सवाल ले रहा हूँ मैं आपसे, चाइना सोर्सिंग के लिए जैकमा। अच्छा फारूक भाई, क्या कहते हैं, सालिक भाई आपको भी मैं एक सवाल दे दूं, हम लोग भी सोर्सिंग करते हैं, अथर नाम का लड़का है मेरे पास काम करता है, वो बहुत चीता है माशाल्लाह चाइना सोर्सिंग का, और वो हमारा लॉजिस्टिक्स चाइना का लीड भी है, सोर्सिंग का भी लीड है। या फिर आप उमर फारूक भाई राब्ता कर सकते हैं विकी चौधरी से, वो वहां रहते हैं और वहां पढ़ाते हैं, उनको चाइनीज आती है, वहां से वो क्या कहते हैं सारी चीजें डील करते हैं, लेकिन उनका जो रूट है वो लाहौर का है, चाइना टू लाहौर है, लाहौर से फिर इन्वेंट्री कराची आती है। ठीक है, तो ये दो बंदे मैंने बता दिए, बाकी आप ग्रुप पे जाके अगर लिख दें कि एनीवन प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम लोकल चाइना सोर्सिंग मार्केट, तो वो आपको बता देंगे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, लोग सारे आपको, लेकिन ज्यादातर आपको यही हाउ टू कांटेक्ट, सर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पेज पे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको यहाँ नंबर लिख देता हूँ, हमारा जो कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच सालिक साहब। अच्छा सुमेका का दराज किसके अंडर है, आई मीन ओनर जो है, वाजिद भाई ने जवाब दे दिया, जैकमा अलीबाबा का जो पूरा ब्रांड है वो दराज इसको अब दराज को ओन करता है, मतलब 2018 या 18 के शुरू 17 के एंड में ऐसी तरह उन्होंने इसको ओन कर लिया था, और उसके बाद से जो है ये अब अलीबाबा के अंडर काम करता है। जी आमिर ज़ेब साहब आपका सवाल हम लेते हैं। अच्छा अशरफ भाई, मेरा सवाल बेसिकली ये है कि ये जो एसएमसी कंपनी है और ट्रेडमार्क, ये बेसिकली ये जो ना किससे करवाना चाहिए, ये मतलब जो ना कॉर्पोरेट लॉयर से या किसी सर्विस प्रोवाइडर से? वजह इसकी ये, एक मिनट मेरा पूरा अच्छा जी सवाल सॉरी। एक मिनट
असल में वजह ये है कि बाद में जो मतलब जो टैक्सेशन के जो मामलात होते हैं, जिसमें जीएसटी टैक्स है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, फिर हम इन चीज़ों को बाद में कैसे मैनेज करेंगे? मसलन सर्विस प्रोवाइडर तो ये कहता है कि भाई मैं जो ना 40,000 में या 45,000 में आपको ये काम करके दे दूंगा। तो अब जाहिर है जब इसकी बात, तो बंदा मतलब ये जो ना फाइलर हो जाता है ना। अब जाहिर है जब इंसान अपने आप को फाइलर करवा रहा है तो बाद में उसके टैक्सेशन के भी तो मामलात होंगे। ये बता जे दें। आमिर साहब देखें, फाइलर होने में और एनटीएन रजिस्टर करवाने में फर्क है, ठीक है। आप जब तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक आप फाइलर नहीं हैं, आप गवर्नमेंट के एक्टिव फाइलर लिस्ट में शो नहीं होंगे, ठीक है। ना ही आप पर से टैक्सेस रिमूव होंगे। हाँ, आपकी सेल्स दराज के थ्रू आ रही हैं, दराज को नजर आ रही हैं, और अभी जैसे दराज को गवर्नमेंट ने कहा है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो हमें लेकर दे सेलर्स से 2%, जिनकी सेल्स जो है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, मंथली, तो उनसे वो जो है 2% टैक्स कटेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप सर्विस प्रोवाइडर से करवाएंगे या लॉयर से करवाएंगे? अगर 40,000 की बात है, हम लोग करते हैं 33,000 रुपए में पूरा ट्रेडमार्क क्या कहते हैं रजिस्टर आपको करके, लेटर तक आपको इतने में हम दे देते हैं, ठीक है। 8,500 में हमारा एसएमसी रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपको बाद में किसी फर्म की या किसी ऐसे बंदे की, काबिल बंदे की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी जो आपको इन टैक्सेशन के मामलात को बता सके और उससे आपको बगैर उलझे हुए निकाल सके, ठीक है। अब ऐसे काफी लोग हैं, मेरी नजर में 2 फर्म ऐसी हैं जिनके साथ मैं खुद काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपनी टैक्सेशन एक तो क्लाइंट्स की है टैक्सेशन, दूसरा अफसल नाउ की टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। और अभी तो मैं क्लाइंट एक लॉयर के साथ तकरीबन 5 घंटे बैठ गए थे वाजिद और मैं, उसका दिमाग खा खा के, तो हमने इतना उसको बेचारे को आधा कर दिया था। तो मैं हम आपको कनेक्ट करवा सकते हैं उन लोगों से कि आप उनके पास जाएं और उनसे अपने इश्यूज हल करवाएं, लेकिन वो आपसे चार्ज करेंगे, क्योंकि जो आपसे शुरू में चार्ज किया जा रहा है टीएम का या एसएमसी का, वो सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसकी फीसेस हैं। और टीएम के लिए तो फिर कहीं कहीं रिश्वत भी देनी पड़ती है, तो जो लोग वो वहां से चार्ज कर रहे हैं तो वो वहां पे रिश्वत दे के पूरा करके खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसका प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं हुआ है। एसएमसी का प्रोसेस ऑनलाइन है, लॉयर अपनी फीस लेता है थोड़ी सी, और थोड़ी सी फीस होती है जो एसएमसी रजिस्टर करवाने की होती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने की होती है, यूबीओ निकलवाना होता है या फिर आपके लेटर्स निकलवाने होते हैं ताकि बैंक में आप उसको दिखा सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाद की चीजों को आपको वाकई पे करना पड़ेगा, चाहे आप पहले करें बाद में करें, या फिर आप उसको मंथली रख लें, ईयरली किसी फर्म को हायर कर लें अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ है और आप क्या कहते हैं किसी फर्म को देखेंगे, भाई आप ईयरली जो है मेरे सारे नोटिस और ये सारे काम आप खुद संभालते रहे, मैं नहीं देख सकता, तो किसी फर्म को अच्छा, हायर कर लें। ये होता ठीक है है, इसका मैं तरीके। समझ गया कि अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जैसे कि इनकी ईयरली फीस वगैरह कितनी होती है और दूसरा टैक्स कितना परसेंट लगता है? सर वो अलग अलग है, वो क्या कहते हैं जाके मालूमात लेनी पड़ेंगी कि फीस कितनी है क्या है। बाकी दराज की अगर आप पूछ रहे हैं तो दराज ने अभी सिर्फ हमें जो सेल्स टैक्स लगाया है, मैं आपको थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन देता हूँ जो मेरे पास है। सेल्स टैक्स 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक जो आपका सूबा लेता है आपसे, ठीक है, एसआरबी जो सिंध रेवेन्यू, अगर आप सिंध से हैं या पंजाब से हैं या किसी भी सूबे से हैं, तो एक सेल्स टैक्स आपका मंथली आपका सूबा आपसे लेगा। वो 13%, 16%, वो वेरी करता है कि आप किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं और वहां पे सेल्स टैक्स क्या चल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक सेल्स टैक्स जो होता है वो ईयरली आपसे गवर्नमेंट लेती है, फेडरल गवर्नमेंट लेती है, वो 29% होता है, ठीक है, जो यानी कि मेरी मालूमात है। अब ये गलत है या सही है, मुझे भी 2 बंदों से पीछे से रेफरेंस से मिली है और उन्होंने मुझे प्रूफ भी दिखाए कि एफबीआर की वेबसाइट वगैरह पे सब कुछ मौजूद है। तो ये 2 चीजें हैं कि आपको ईयरली और मंथली आपको पे करना है, लेकिन अगर आप एसआरबी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सुकून से बैठे रहे, आपसे कोई नहीं पूछ रहा टैक्स का। ये बाकी बातें, ये लाइव जानी है वीडियो, तो मैं इसलिए बाकी बातें यहाँ पे नहीं कर सकता। चलो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके जी जी, इससे मैं ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है, है। थैंक यू मुरसलीन भाई काफी। का सवाल है, शुक्रिया। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स दराज मना करता, जैसे रिसेंटली मास सेलिंग बैन कर दी थी, एंड सुना है मोस्ट ब्यूटी आइटम पर सर्टिफिकेट मांगता है दराज। हारिस भाई कुछ कहना चाहेंगे? इसका सिंपल सा ये है कि जिस चीज में मतलब एक कस्टमर को थोड़ा सा भी वो है खतरा है कि जैसे स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं तो आपके पास फेसेस पे खवातीन इस्तेमाल करेंगी तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी मामलात हो सकते हैं। तो उसके अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है, लेट सपोज आप कोई भी क्रीम लेते हैं ना, तो उसकी जो कंपनी है उसके सर्टिफिकेट होते हैं कि भाई ये इस चीज से प्रूव है, इस चीज से प्रूव है, कोई इसका केमिकल रिएक्शन नहीं है। एक बेसिक सब वो सर्टिफिकेट मांगता है। लोग इसको गलत वो ले लेते हैं कि लाइक इसके लिए अथॉरिटी लेटर जमा कर रहे हैं, कंपनी से इजाजत लेकर आ रहे हैं, इतना वो नहीं होता। बस इसका बेसिक सा ये है कि
इसका कोई हार्म नहीं होता, जो भी उस प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं मेन उसका होता है। बाकी जो दराज पे गेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी लिस्ट दराज पे मिल जाएगी आपको, दराज यूनिवर्सिटी पे मौजूद है। मास्क वगैरह क्यों मना किए, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि अजीब लोगों ने इसका सीजन बना लिया था, रोक रोक के रखे हुए बेचना शुरू कर दिए थे। स्पेसिफिक एज सच कोई रीजन नहीं है, लेकिन मेडिकल और कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में दराज काफी मुतहद रहता है, ऐसी आसानी से देता नहीं है। इसी तरह से ब्यूटी की या हेयर के अगर ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, ऑयल सेल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज है, तो उसके ऊपर सर्टिफिकेशन लाजमी है और ये होना है। आप लोग अभी से इस चीज पे प्रिपेयर रहें कि ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। ये बेहतरी हो रही है एक्चुअली, क्योंकि एंड यूजर हम लोग हैं, आप लोग हैं, ठीक है। हमने भी कभी कुछ बाय करना है, हमने कभी हम सेल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बाय नहीं करेंगे। तो एंड यूजर का फायदा हो रहा है कि एंड यूजर को एक अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है जो सर्टिफाइड है, जो जिसकी केमिकल प्रोसेस से गुजरी हुई है, और आप उसको सुकून से सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारी चीजें हैं, केमिकल यूज हो रहा है, या क्या कहते हैं बेबी के लिए अगर कोई प्रोडक्ट है, या मदर के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको हार्म कर सकती है, आपको रैशेस कर सकती है, आपको स्किन केयर का या अंदर आपकी दवा दे रहे हैं वो मसला कर सकती है, तो फिर सर्टिफिकेशन आप ये इदारे हैं, PCSIR है, ये आपकी लेबोरेटरीज हैं यहाँ पे, इनको आप टेस्टिंग के लिए अपना प्रोडक्ट देंगे मैन्युफैक्चर करवा के, या होलसेलर से उठा के, फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे कि भाई हाँ ये जो है केमिकली फिट है और इससे जो है इंसान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आई मीन कंपनी दे देगी, कंपनी नहीं देती है। अगर कंपनी ने करवाया हुआ हो या ब्रांड अगर कोई आप यूज कर रहे हैं उसने करवाया हुआ हो तो वो आपको दे सकता है। लेकिन अगर आप खुद हैं, मतलब आप खुद सेल करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स अपने ब्रांड्स खुद बनाए हुए उन्होंने, तो वो अगर खुद सेल करना चाह रहे हैं तो वो उस प्रोडक्ट को, ऐसी प्रोडक्ट को वो खुद टेस्ट करवाएंगे जाके और उसकी सारी डिटेलिंग करवा के देंगे। आई गेस के क्वेश्चंस एंड हो गए हैं एंड वी शुड आल्सो एंड दिस। 11:10 हो रहे हैं, मैं ऑफिस में बैठा हूँ इस वक्त, मुझे घर भी जाना है। आपका सवाल कौन सा रह गया उमर भाई, काइंडली मुझे बताइएगा। ब्रांड हंटिंग नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, प्रोबेबली ये प्रॉब्लम ये है ब्रांड मुंह नहीं लगाता, हाउ वी कन्विंस भाई सर। ब्रांड मुंह नहीं लगाता, पहले तो आपने लिखी है लाइन, बहुत इस पे तकलीफ हुई मुझे। ब्रांड हंटिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप करके देखें, ठीक है। मेरे पास पूरी प्रॉपर टीम काम कर रही होती है इस पे, तो ठीक है। पहला तो ये कि आसान नहीं है, चलो मिल जाते हैं अगर आपको और मुंह नहीं लगा रहे वो, तो तरीकेकार ये है कि आपका प्रॉपर प्रपोजल हो। थोड़ा सा अगर आपको आसानी चाहिए तो आप बीबीसी से होलसेल की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो इनको पूरा मेथड है बताएं, इसमें FBA होलसेल, ताकि ये वहां जाके ही देखें। हाँ, FBA FBA, Amazon FBA होलसेल पे आप तरीकेकार होते हैं कि आप किस तरह ब्रांड को अप्रोच कर रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो। तो वो सारी चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं दराज पे, जो कि इजीली रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि उनके बरक्स छोटे ब्रांड है, पाकिस्तानी माइंडसेट है, तो कन्वेंस इजीली हो सकता है। अब लेट सपोज एक कोई सा भी ब्रांड है, तो उसकी अगर कोई वेबसाइट है तो कॉन्टैक्ट अस होता है बहुत सारों में, अबाउट अस में एक ईमेल मिल जाती है, तो ईमेल से हमारी इजीली बात हो जाती है। अब ये है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुबह मैंने कांटेक्ट किया और मेरे को आधे घंटे में रिप्लाई आ जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, 4-5 दिन भी लग जाते हैं मोस्टली, लेकिन चेन सिस्टम होता है, रिप्लाई कर देते हैं, आ रहे होते हैं अथॉरिटी लेटर। एज सच इतनी डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन जो आपकी अप्रोच है या कोई अगर आपको मुंह नहीं लगा रहा, तो आपका प्रपोजल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सारी चीजें डिफाइन करो कि भाई मेरा टारगेट टाइम इतना है, मैं इसके साथ ये करना चाहता हूँ। अब आप सीधा सीधा ब्रांड को जाके बोलो कि यार मुझे अथॉरिटी लेटर दे दो, वो क्यों देगा आपको? एक पूरा आपने मैप बना के तरीके से समझाना है उसको। आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है, आपकी जो सेल्स रही हैं, वो आपको डिफाइन करनी कि भाई हमारा ये ग्राफ है, हमारे पास ये स्टोर है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे पास ये कंपनी है, इतने टाइम से काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ये होता है कि लेट्स एग्जांपल के तौर पे कुछ ब्रांड्स हारिस हम भाई उससे वो कह रहे मिक्सिंग हैं कि करते मैं हैं। फिजिकली अप्रोच करता हूँ, उसका अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो अगर काइंडली वो बता दें। फिजिकली सबसे बेहतर है, मेरे पास जो 100% रिजल्ट आता है वो यही आता है कि कोई लिंक हो। लेट सपोज मैं अशरफ भाई को जानता हूँ और अशरफ भाई किसी ब्रांड को जानते हैं, तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है सर। वो इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैरियर ईमेल और फोन नंबर पे कन्विंस करना होता है। आप सिंपल आप उसको बताएं ना सारी चीजें कि भाई किस तरह लेके चलेंगे, क्या करेंगे, इसमें तो इतना इशू नहीं आता। वरना बाकी अगर कोई और कोई स्पेसिफिक कोई रीजन आ रहा है तो आप वो बात कर लीजिएगा, अगर कोई ऐसा मसला हो DM वगैरह पे। थैंक यू सो मच। आई गेस क्वेश्चंस आर एंड नाउ। अब मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सबको एक रिव्यू देना होगा हमारे सेशन के बारे में, पेज पे जाके कि कैसा आपको लगा ये सब कुछ।
और क्या आपने सीखा। और इंशाल्लाह ये सारी वीडियो जो हैं ये एक साथ करके एडिट वगैरह करके अपलोड हो जाएंगी। VVRO सालिक भाई रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, फॉर लिसनिंग टू अस। और अगर कोई अपनी सजेशन देना चाहे, ऐड करना चाहे, तो वो बता दें ताकि फिर हम इसको एंड करें। अच्छा, इसमें ये भी है मेरी तरफ से माजरत है कि कोई हार्श वर्ड या कोई ऐसी बात करी थी हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद भी ग्रो कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आप लोगों से भी सीख रहा हूँ। अशरफ भाई हमारे बड़े हैं, तो कुछ अगर कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिएगा। जी माफ कर दिया आपको हमने। सालिक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक खोला है उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ। नहीं नहीं, बस मैं ये कह रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बॉस। तो थैंक यू सो बस मच, ये कह रहा था, शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।